बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में बड़ी तेजी से तब्दीलियां रोनमा हो रही हैं और इन सब का दारोमदार सिर्फ और सिर्फ इसराइल और फ़लस्तीन के मसले के गिर्द घूम रहा है। मिसाल के तौर पे अगर आप अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाबात की बात करें तो वहाँ भी इलेक्शन कैंपेन का बड़ा हिस्सा इसी तरह से गिर्द गिर्द घूम रहा है। बहुत से ऐसे ममालिक जो माजी के हरीफ थे वो इस तनाज़े की वजह से करीब आ चुके हैं। पाकिस्तान भी गुज़िश्ता दिनों पूरी दुनिया की नज़रों का मरकज़ बना रहा। इस पे आगे चल के बात करूंगा, लेकिन कुछ ही घंटों में दो अहम मुसलमान ममालिक के सरबराहान की एक मुलाकात होने जा रही है। ये मुलाकात किस हवाले से अहम होगी, इनमें कौन से ममालिक के सरबराहान मिलेंगे, इस पर भी बात करूंगा। और अफगानिस्तान में एक अहम रूसी तैयारा गुज़िश्ता दिनों अचानक मंजर आम से गायब हो गया, ये तैयारा गया क्या, इस पे भी होगी बात। लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा ताकि मजीद अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। ईरान से मौसूल इतलात के मुताबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी आज एक रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्किया पहुंचेंगे, जहां वो मशरक़ वस्ता में जारी तनाज़े के मशरक़ वस्ता के खित्ते पे असरात के हवाले से बातचीत करेंगे। तो ईरान के सदर रईसी इस दौरे के दौरान अपने हम मनसब तैयब एर्दोगान से अंकारा में मुलाकात करेंगे। और ईरान की सरकारी खबर रसां एजेंसी इरना के मुताबिक ईरानी सदर इस दौरे के मौके पर एक आला सतह की सियासी और इक़्तिसादी वक्त की क़ियादत भी करेंगे। और यह दौरा इस हवाले से बड़ा अहम है क्योंकि ईरान और तुर्की के ताल्लुकात को ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। इन दोनों के ममालिक के रहनुमा फ़लस्तीन के लिए अपनी खुल्लम खुल्ला हिमायत का इजहार करते रहे, लेकिन इनके दरमियान इख्तलाफात बदस्तूर मौजूद हैं क्योंकि ईरान और तुर्की शाम में असर रसूख के हसूल के लिए एक दूसरे के हरीफ भी हैं। तुर्की और ईरान के ताल्लुकात शाम और तुर्की के सरहदी इलाकों में मुकीम कुर्दों के मसले से हैं और तकरीबन 30 लाख कुर्द जो है मशरक़ वस्ता के ममालिक ईरान, इराक, शाम और तुर्की में फैले हुए हैं। कुर्द तुर्की की 7 करोड़ 90 लाख आबादी का 5वां हिस्सा करार दिए जाते हैं और कुर्द ने तुर्की के खिलाफ 1984 से मुसल्लह बगावत शुरू कर रखी है। तो इस तनाज़े का अंदाजा आप इस बात से लगाया जा सकता है कि तुर्की के कुर्द इलाकों में जारी मसले से अभी तक 40,000 से ज़्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। तो तुर्की ईरान को इस मामले में भी मोर्द इल्ज़ाम ठहराता रहा और इसकी वजह है कि ईरान का शाम और इराक में काफ़ी असर रसूख है और अब एक ऐसे वक्त में कुर्दों के मसले को पस-ए-पुश डालना और एक मकसद के लिए इकट्ठे होना काफ़ी अहम समझा जा रहा है। तुर्की की हुकूमत और इनके सदर मशरक़ वस्ता के सारे तनाज़े में फ़लस्तीनियों की भरपूर हिमायत कर रहे हैं और तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान जो हैं वो फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम को आज़ादी की एक तहरीक से ताबीर करते हैं। इस सूरत हाल में वाक़फ़ान हाल कहते हैं ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को उम्मीद है कि अनकरीब जो मुलाकात तुर्की और ईरान के सदर के दरमियान होगी, इसमें साथ मिलकर इस मसले को हल करने की कोशिश की जाएगी और मिलकर कोई हिकमत अमली बनाई जाएगी। इस दौरे की एक और ख़ास वजह यह भी है कि इस दौरे से कुछ ही दिन पहले तुर्की के सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुतअद्दिद लोगों को गिरफ्तार किया कि जिन पर इल्ज़ाम था कि वो इजरायली इंटेलिजेंस के लिए तुर्की में रह के जासूसी कर रहे हैं। अगर ये गिरफ्तारियां ना होती तो ये फिर सारे का सारा दौरा कॉम्प्रोमाइज हो सकता था। तो इस दौरे की दूसरी बड़ी वजह जो है इसराइल के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात को ख़त्म करना और हालिया तनाज़े से पहले तुर्किया और इसराइल के ताल्लुकात बहाली की जानिब गामज़न थे और तकरीबन 6 साल बाद तुर्की और इसराइल ताल्लुकात बहाल करने जा रहे थे। दोनों एक मंसूबे पे भी काम कर रहे थे जिसके मुताबिक अज़रबैजान का तेल तुर्किया के एक शहर में मौजूद एक ऑयल रिफाइनरी में आना था और फिर वहां से आगे इसराइल सप्लाई किया जाना था। तो ईरान चाहता है अब भी किसी तरह इस मंसूबे को इसराइल के साथ ना शुरू किए जाएं और उसे हमेशा के लिए खित्ते में तनहा कर दिया जाए। तो इक़्तिसादी हवाले से भी ये काफ़ी अहम दौरा हो सकता है। उसकी वजह यह है कि हाल ही में ईरान और रूस के दरमियान मुआशी मामलात में तवील मुलाकात होती रही है और ईरान के वज़राए ख़ारजा और रूसी वज़राए ख़ारजा की भी मुलाकातें हुई हैं। इस बार रशियन सदर ने मशरक़ वस्ता का भी दौरा किया। इस दौरे के फ़ौरन बाद ईरानी सदर भी इसका साथ दे। ईरान और तुर्की का करीब आना भी इस हवाले से काफ़ी अहम हो सकता है। दूसरी अहम खबर जो है रूसी तैयारे के हवाले से, जिसपे काफ़ी प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। इसके बारे में भारत ने बगैर तस्दीक के दावा कर दिया था कि ये इंडियन तैयारा है और ताहम बाद में सुबकी उठानी पड़ी और तजदीद भी करना पड़ी। इस दावे के बाद कोहराम मच गया। मुसाफरों के अहले खाना बड़ी तादाद में एयरपोर्ट्स और एयरलाइन कंपनीज के दफातर पहुंच गए, जिन्हें इंतजामिया ने बार बार समझाने की कोशिश की कि हमारे तैयारे को हादसा नहीं हुआ। मुसाफरों के अहले खाना का दबाव बढ़ता गया और बात हाथापाई तक पहुंच गई। इसके बाद रूस की तरफ से तस्दीक हो गई कि यह तैयारा हमारा है और तस्दीक पे भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने बयान जारी किया कि ये सब गलतफहमी की बुनियाद पे हुआ है। तो भारतीय एविएशन ने अपने बयान में कहा कि अफगानिस्तान में गिर कर तबाह होने वाला तैयारा हमारा नहीं बल्कि रशिया का है और हमें अपने शहरियों से माजरत खाएं। दरअसल ये तैयारा एक चार्टर्ड एम्बुलेंस परवाज थी जो थाईलैंड से बरास्ता इंडिया और उज़्बेकिस्तान मॉस्को जा रही थी और तैयारे में रशियन शहरी मौजूद थे जिन्हें थाईलैंड के एक अस्पताल से रशिया मुंतकिल किया जा रहा था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि तैयारा 45 मिनट तक पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में भी उड़ता रहा और ये फ्रांसीसी साख्त एविएशन फैल्कन 10 जेट तैयारा था जो 1978 में बनाया गया था। तैयारा अचानक ही रडार स्क्रीन से गायब हो गया और तैयारे के रडार स्क्रीन से गायब होने से तकरीबन 25 मिनट पहले पायलट ने खबरदार किया था कि ईंधन कम। अब फिर ये कुछ देर हवा में रहने के बाद अफगानिस्तान में गिर के तबाह हो गया।
چارٹرڈ طیارے میں 6 مسافر سوار تھے اور اطلاعات کے مطابق 4 افراد کو اس میں سے تلاش کر لیا گیا، 2 کی تلاش باقی ہے۔ تیسری اہم بات پاکستان کی سیاست کی، کیونکہ الیکشن جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں ویسے ویسے سیاسی درجہ بندی جو ہے، اس درجہ حرارت وہ بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ہر سیاسی جماعت اپنی الیکشن کیمپین کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو اس وقت سب سے زیادہ ایکٹیو ہے۔ پنجاب، کے پی کے، بلوچستان ہر جگہ بھرپور کیمپین چلا رہے ہیں اور ان کے نشانے سیدھا نواز شریف پر لگ رہے ہیں۔ کل انہوں نے نواز شریف کے بارے میں کہا کہ نواز شریف کے بس میں ہو تو وہ جس جیل میں رہے، اس جیل کے جیلر سے لے کر جج تک ہر شخص سے انتقام لیں۔ نون لیگ اس معاملے میں بالکل خاموش ہے۔ کل مریم اورنگزیب نے بلاول کے بیانات کے حوالے سے کہا کہ بلاول کی زبان پہ افسوس ہے اور وہ ہمارے ساتھ وزیر خارجہ رہے، انہیں کارکردگی کی بنیاد پہ بات کرنی چاہیے۔ بلاول بھٹو کو چاہیے کہ تہذیب کے دائرے میں رہ کے گفتگو کرے۔ اسما بخاری نے بھی جواب دیا، وہ کہنے لگیں کہ بلاول بھٹو بانی پی ٹی آئی کو پوری قوم کو یاد دلا رہے ہیں اور لوگوں کے نام بگاڑنا، تصحیح کرنا، یہ تو بلاول بزرگ ہونے کو بھی تانا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے تو بلاول کو ایک طرح سے عمران خان سے موازنہ کر دیا۔ وہ کہتی ہیں بلاول جس تیزی سے بانی پی ٹی آئی عمران خان کو فالو کر رہے ہیں، میں ان کے لیے دعا ہی کر سکتی ہوں۔ بلاول کو جواب نہیں دے رہے، یہ ہماری پارٹی پالیسی ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی زبان بول کر ووٹ لے لیں گے تو غلط فہمی ہے۔ بلاول کو جواب اس لیے نہیں دیا جا رہا کیونکہ نواز شریف نے بلاول کو جواب دینے سے منع کر رکھا ہے اور نواز شریف کو بخوبی اندازہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت اب بن نہیں سکتی۔ انہوں نے اپنی مقبولیت تو حلقوں میں جا کے دیکھ لی ہے۔ اس کے بعد وہ نہیں چاہتے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف کسی بھی قسم کی بیان بازی کی جائے اور اس سے مزید معاملات خراب ہو جائیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پنجاب میں 50 کے قریب قومی نشستوں پہ تحریک انصاف کے آزاد امیدوار مضبوط پوزیشن میں ہیں اور یہ صرف پنجاب ہے، باقی صوبے اس کے علاوہ ہیں، تو یہ بھی نون لیگ کے لیے کافی مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں۔ یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ سب کے سب نون لیگ سمیت دیگر سیاسی جماعتوں میں چلے گئے۔ کیا ہوتا ہے یہ آنے والے دن بتائیں گے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔ پورے ملک میں جشن کا ماحول ہے، جگہ جگہ تقاریب ہو رہی ہیں۔ ہندو اسے ایک پتھر کی مورت میں روح پھونکنے کا عمل قرار دے رہے ہیں، لیکن لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ یہ مندر 2000 سے زائد معصوم اور بے قصور مسلمانوں کا خون بہا کر تعمیر کیا جا رہا ہے اور اس کی تعمیر میں درجن سے زیادہ فسادات بھی شامل ہیں اور اسے بنانے کا مقصد صرف اور صرف ہندو ووٹرز کو اپنی طرف راغب کرنا، مسلمان مخالف جذبات کو بھڑکانا ہے۔ انڈیا میں ہونے والا یہ تہوار پوری دنیا میں متنازع بن چکا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مندر بابری مسجد کو شہید کر کے بابری مسجد کی زمین پہ بنایا گیا۔ بابری مسجد کو شہید کرنے میں کیا سازش کی گئی، اس سازش میں کون کون شامل تھا، کیا واقعی جس جگہ بابری مسجد بنائی گئی ہندو دیوتا رام اسی جگہ پیدا ہوئے، تو بھارتی سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا رائے رکھتی ہے اور انڈیا میں کیسے اپوزیشن اس کو مودی کا سٹنٹ قرار دے رہی ہے۔ آپ نے اگر ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو تو پلیز کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا، مزید اپڈیٹس آپ کو خود ملتی رہیں گی۔